किन राज्यों में बीजेपी को नुकसान हुआ है और किन किन राज्यों ने उसको बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश अगर आप देखते हैं तो 2019 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अलायंस यानी कि एनडीए के पास 64 सीटें थी और इस बार 39 सीटें, यानी कि 25 सीटों का नुकसान आपको होता हुआ दिख रहा है। और इसमें जो बड़ी भूमिका रही है, जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन रहा है, चाहे वो मेरठ का हो या फिरोजाबाद का हो, इस तरह के चयन में कुछ गलतियां हुई हैं और उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के बहुत बड़ी तादाद में सीटें अपने नाम की हैं। अभी जो आंकड़ा चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी 34 और कांग्रेस 7 सीटों पर। अगर देखें तो 41 सीटें इंडिया के पास हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की और आधी से ज़्यादा सीटें इंडिया अलायंस से जीती हैं। अगर आप सही मायनों में देखें तो उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसा ही पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल बीजेपी को लगता था, प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल वैसा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा उम्मीद है और वो वहां का प्रदर्शन जो है वो अप्रत्याशित होगा, लेकिन वहां ऐसा हुआ नहीं। और ममता बनर्जी ने इस बार 29 सीटें जीतने में या फिर 29 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं या जीते हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल आपके पास 2019 में 18 सीटें टीएमसी के नाम थी और इस बार 2024 है, ये आप पश्चिम बंगाल का आंकड़ा जो है वो 2024 का 12 सीटें नहीं, अभी जो सीट का आंकड़ा है वो 29 सीटों का है। यानी कि ममता बनर्जी को पिछली बार के मुकाबले, यानी कि 2019 के मुकाबले लगभग 22 से 29 यानी कि 7 सीटों का फायदा होता दिख रहा है और बीजेपी को वहाँ बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे ही महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का आंकड़ा अगर देखते हैं आप तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इन दोनों के साथ कांग्रेस ने जो गठबंधन तैयार किया है उसका फायदा मिला है। यानी कि जो सिंपैथी वोट शरद पवार उद्धव ठाकरे को मिलनी थी वो मिला। और एनडीए के पास 2019 में आप देखिए 41 सीटें थी और बीजेपी अकेले वहां 18 सीटों पर है। यानी कि एनडीए को जोड़ भी दें तो 41 का आंकड़ा तो नहीं ही पहुंच रहा है। तो जिन राज्यों ने बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने से रोका है, हालांकि मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, सरकार बनाने की स्थिति में एनडीए है और 290 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार या तो जीते हुए हैं या फिर वो आगे चल रहे हैं। 239 पर अकेले बीजेपी। हरियाणा एक दूसरा राज्य है जहां बीजेपी 10 की 10 सीटें पिछली बार जीती हुई थी, इस बार आधे पर आ गई है और आप देखेंगे 2019 10 सीटें और इस बार 5 सीटें या तो बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीती हैं या फिर वो आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे या फिर इन राज्यों ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरा है। और अभी की तारीख में मध्य प्रदेश, जिन राज्यों ने बीजेपी को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। नरेंद्र मोदी बस थोड़ी देर बाद बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे और वहां हम आपको लेकर चलेंगे कि मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं और 29 की 29 सीटें इस बार बीजेपी ने जीती हैं। पिछली बार जो एक सीट थी छिंदवाड़ा की, वह भी बीजेपी ने इस बार अपने नाम कर ली है। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी है 11 सीटें और बीजेपी ने वहां 10 सीटें जीती हैं। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बीजेपी को बचाने में या इस आंकड़े तक 239 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। और फिर अगला राज्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन राज्यों से आपको एहसास होगा कि बीजेपी को नुकसान कहां हुआ है और बीजेपी को बचाने में या फिर 239 के आंकड़े तक पहुंचाने में किन राज्यों ने अपनी भूमिका निभाई है। अब दिल्ली के 7 की 7 सीटें 2007, 2019, 2024 इन तीनों चुनाव में दिल्ली बीजेपी की गढ़ की तरह काम करती रही है। और दिल्ली अजीब है, वो विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को वोट देती है और लोकसभा में वो बीजेपी, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को वोट देती है। ये स्प्लिट जो है वो दिल्ली का लगातार पिछले 3 चुनाव से चलता रहा है और ये है। और अब उड़ीसा, एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी की उम्मीद से ज़्यादा मिला है उसको। तो उड़ीसा में अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। और लोकसभा में नतीजा आपके सामने है, 2019 में 8 जो आशीर्वाद और स्नेह एनडीए को मोदी जी को मिला है वो निश्चित रूप से 2047 में जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम सबका, उसे हम सब लोग मिलकर साकार करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।
फायदा उड़ीसा ने पहुंचाया है नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को, जबकि नवीन पटनायक के साथ तालमेल करने की बहुत कोशिश हुई। जब तालमेल नहीं बन सकी उसके बाद उड़ीसा में बीजेपी अकेले उतरी और उसका फायदा उसको मिल रहा है। अब हम आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती हैं और 2019 का जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रखा है 2024 में भी। तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये ऐसे राज्य हैं जहां से बीजेपी बेहतर प्रदर्शन के साथ है या वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ चल रही है। और इसी तरीके से आप अगर आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो वहां चंद्रबाबू नायडू के साथ जो गठबंधन हुआ है उसका फायदा बीजेपी को, चंद्रबाबू नायडू को भी मिला है। और वहां चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। बहुमत का आंकड़ा विधानसभा में भी चंद्रबाबू नायडू ने हासिल कर लिया है। और ये गुजरात 26 सीटों का राज्य है और 2014-2019 में 26 की 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार 1 सीट की कमी आई है और वो नुकसान बीजेपी ने उठाया है 25 सीटें। फिर भी गुजरात बेहतर कहा जाएगा क्योंकि उसने 25 सीटें बीजेपी को दी हैं। तब जब उसको सरकार बनाने के लिए अपने सभी गठबंधन दलों को अपने साथ रखना पड़ेगा। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमारे जो साथी दल हैं उसमें कुछ और भी नए साथी जुड़ेंगे। ये अलग तरह का इशारा है और सियासी खलबली तेज है। अब मैं अपनी सहयोगी अंजलि के पास चलता हूं, उनके पास जो आंकड़े हैं वो बताती हैं आपको। बिल्कुल, यहाँ पर बताया गया राणा सर की ओर से राज्यों में बीजेपी की मजबूत स्थिति रही। इसके अलावा कौन से राज्य जहां से बीजेपी को लगा, जल्दी से कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं, साथ ही साथ ब्रेकिंग न्यूज भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन के कारण क्या रहे। वो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन बेहतरीन इस बार रहा है, चाहे वो पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले हो या फिर रिपीट आप कहिए जिन राज्यों में हैट्रिक पार्टी की हुई है। लेकिन उससे पहले खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर खास तैयारियां की गई हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से। पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे तो स्वागत उनका जोरदार किया जाएगा। भले ही अकेले अपने दम पर बीजेपी यहां पर बहुमत का आंकड़ा यानी कि 272 का आंकड़ा ना छू पाई हो, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में पूरी तरह से एनडीए नजर आ रही है। खतरा फिलहाल कोई नहीं है क्योंकि 290 सीटें, जो आंकड़ा है, जो मैजिकल फिगर है वो 272 का है। एनडीए के पास पूरी तरह से सीटें हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान किस किस जगह पर जाकर कितनी रैलियां की हैं, कौन कौन से राज्य में पीएम मोदी गए, कहां पर कितनी रैली, कितने रोड शोज पीएम मोदी की ओर से किए गए, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, अगर पीएम मोदी की बात करें, उत्तर प्रदेश में 31, बिहार में 20 कार्यक्रम, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 कार्यक्रम हुए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का भी आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, पश्चिम बंगाल में 18, साथ ही साथ गुजरात में बहुत ज्यादा पीएम मोदी नहीं गए, लेकिन वहां पर किसी तरह का कोई नुकसान बीजेपी को नजर नहीं आता है। 26 सीटें गुजरात में और 25 सीटें बीजेपी के पास। 73 साल की उम्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन दिन रात एक कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस बात से भी बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। भले प्रदर्शन 2014 और 19 बहुत ज्यादा बेहतरीन ना हो, लेकिन यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है 272 का, उससे ज्यादा एनडीए के पास फिलहाल जाती पूरी तरह से नजर आ रही है। 73 साल की उम्र, दिन रात में पीएम मोदी ने कई हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चुनावी कैंपेन है वो जोरों शोरों से, कई अलग अलग कारण रहे जो कि नतीजा जिसका भी हम देख रहे हैं। राणा सर, अंजलि आपको बता रही थी कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू सकी है, लेकिन एनडीए के पास बहुमत है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने चुनाव लड़ा और उसके पास अभी 290 सीटें आ रही हैं। 272 का आंकड़ा होता है बहुमत के लिए भारतीय संसद में। और राहुल गांधी जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुके हैं, उन्होंने कुछ इशारे किए हैं, कुछ बातें कही हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों का शुक्रिया अदा किया कि उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वैसे तो तमाम राज्यों का उन्होंने धन्यवाद किया, लेकिन उत्तर प्रदेश का विशेष तौर पर राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, ये सुनिए। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ
हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। इस बार के चुनाव में संविधान का जिक्र बार बार आया। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और इंडिया अलायंस के सभी दलों के नेता ये कहते रहे कि अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आती है, एनडीए आता है, तो संविधान बदल दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार ये कहते रहे कि संविधान में इस बात का कहीं जिक्र नहीं कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस आते हैं या फिर इनकी मंशा ऐसी है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे करके एक धर्म विशेष का तुष्टिकरण किया जाए। और संविधान इस हवाले से बार बार इस बार के चुनाव में मंचों से और रैलियों में गूंजता रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, यह सब लोग थे। कांग्रेस की पूरी जो ऊपर की का नेतृत्व है वो था। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक संकेत दिया, इशारा दिया कि इंडिया की बैठक, जो अलायंस है उसकी बैठक कल होगी, उसमें तय किया जाए कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन यह भी है कि जो हमारे साथी हैं और जो साथी होंगे उन सबसे भी राय मशवरा किया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत था। जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। ये राजनीति है और चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। यह जो आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी के आसपास नतीजे आखिरी दौर में आकर के तब्दील होंगे। और यही है, 2-4 अंकों का हेर फेर हो जाए तो हो जाए। और खड़गे कह रहे हैं कि अगर हमने पहले से ही मामला खोल दिया तो मोदी जी सतर्क हो जाएंगे। इस बार के चुनाव नतीजों में 2 बड़े शत्रप, हालांकि बहुत सारे शत्रप उभरे हैं। ममता बनर्जी, उनकी ताकत बड़ी है। चंद्रबाबू नायडू, उनकी ताकत बड़ी है। नीतीश कुमार, उनकी ताकत बड़ी है। अखिलेश यादव, उनकी ताकत बड़ी है। और स्टालिन, चूंकि उनके पास पहले से 23 सीटें थी 2019 में, तो इस बार 22 सीटें हैं, तो 1 सीट का नुकसान है, लेकिन उनके पास शक्ति पहले से थी। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 2 ऐसे नेता हैं जो एनडीए के साथ हैं और इनके ऊपर इंडिया अलायंस की नज़र है, ऐसा कहा जा रहा है। और दोनों नेताओं के पास भरपूर सांसद हैं। नीतीश कुमार के पास अभी 14 के आसपास और 15 के आसपास, और चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी है उसके पास 16 सांसद या तो जीत चुके हैं या फिर वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 30-31 सीटों का मामला है। तो ये लड़ाई जो है ऐसे मोड़ पर है जहां आंकड़ों की बाजीगरी होती रहेगी और बहुत कुछ चलता रहेगा, इसलिए कुछ ठहरा नहीं है। और नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद जब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे तो वहां से जो कुछ भी कहेंगे वो अपने आप एक बड़ा संकेत होगा। आज पूरा हिंदुस्तान ये ज़रूर सुनना चाहेगा कि नरेंद्र मोदी इस बार क्या कहने जा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। रोहित, अभी जैसे राणा सर ने आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई, एक एक राज्यवार आपको बताया कि क्या वजह रही जो इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह के परफॉर्मेंस बीजेपी के देखने को मिली। उन राज्यों के बारे में भी बताया जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन सुधरा हुआ है। पहले मैं अपना जो पैनल है उसको एक बार इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर हम आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ राहुल लाल जी हैं, एडिटर इन चीफ, हमारे राणा यशवंत जी साथ में हैं, हमारे साथ अरविंद जी हैं, आलोक जी हैं, निरुक्त भार्गव जी हैं, बिलाल जी हैं और मैम हमारे साथ हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि राणा सर ने भी, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे फैक्टर्स बताए। यूपी की चर्चा मुझे लगता है बार बार होगी क्योंकि एक सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों का नुकसान बीजेपी प्लस को हुआ है।
क्या कैंडिडेट सिलेक्शन इसके पीछे आप वजह मानते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे चेहरे थे जिनको रिपीट किया गया। दिल्ली में इस बात की आहट थी कि रिपीट करेंगे तो नुकसान होगा, तो मनोज तिवारी को छोड़कर सब बदल दिए, लेकिन यूपी में ये नहीं किया। इसका आपको लग रहा है कि कुछ नुकसान हुआ? उम्मीदवारों का है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि जिम्मेदारी नैतिक रूप से या राजनीतिक रूप से भी योगी आदित्यनाथ ही जिम्मेदार है। जो भी कठोर निर्णय के कुछ नुकसान होते हैं, भ्रष्टाचार नीचे के लेवल पर कहीं कम नहीं हुआ। पुलिस के जितनी जातियाँ थी, भ्रष्टाचार जितना यूपी में है। लखनऊ में एक खोमचे वाला रोज 2000 रुपये की रिश्वत दे रहा था, जो सिर्फ चाय बेचता है। इससे आप अंदाजा लगाएं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, मुझे लगता है आलू की माफी के साथ रोकना चाहूँगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग सेंटर पर हम चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है कि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ देर में हालांकि 7 बजे का टाइम था, 7:30 हो गए। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी वहां बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे हैं। मनोहर, ओवर टू यू। बिल्कुल राणा जी, यहाँ पर पूरी तरह से जश्न व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहाँ सारी व्यवस्था की गई है। मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ, अपने कैमरा पर्सन अवधेश को कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं। ये आप देखिए, आईटीओ से सीधे बीजेपी दफ्तर की ओर ये सड़क आती है। पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। वहीं जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे, चुनाव के दरमियान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे चुनाव प्रचार के दौरान, उस दौरान उन्होंने किस तरह से जनता का आशीर्वाद लिया, वोटर्स का आशीर्वाद लिया, ये इस तस्वीर में दिखाता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो राम प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पूजा अर्चना की, उसकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। आप देखिए, जब बनारस में गए थे और वहां पर उन्होंने एक कर्मी का, महिला कर्मी का पांव पकड़ा था, कई कर्मियों का पांव पकड़ा था, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और आगे भव्य व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस बार की जो तैयारी की गई है वो बीजेपी मुख्यालय के एक्सटेंशन पार्ट में है, वहां पर। ठीक है मनोहर, आप साथ में बने रहिए। जैसे ही पीएम मोदी आएंगे फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा, तब आप मुझे तस्वीरें दिखाइएगा। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मुझे बतानी है अपने दर्शकों को, और बड़ी खबर यह है कि यहां बीजेपी ऑफिस पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर एक ट्वीट किया है और कहा कि देश की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है और देश की जनता का शुक्रिया अदा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब से कुछ देर में पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ट्वीट किया और देश की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि देश की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है। हालांकि अगर हम देखें तो क्लियर मेजॉरिटी है एनडीए के पास, 290 सीटें हैं, 272 मैजिकल फिगर है, तो सरकार बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राणा सर, एक चीज़ में क्योंकि हमने हर बार देखा है कि जब एक प्रचंड जीत होती थी तब प्रधानमंत्री मोदी आते थे, लेकिन यही जेस्चर है, उनको पता है कि इस वक्त की थोड़ा सा जो प्रदर्शन डाउन हुआ है, हो सकता है कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्ट हो। ऐसे में वो फिर से खुद को अपने कार्यकर्ताओं के बीच लेकर जा रहे हैं ताकि आगे के लिए खुद को वापस तैयार कर सके कार्यकर्ताओं को, तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है उनका। नरेंद्र मोदी देखिए, वो फ्रंट फुट से खेलने वाले नेता हैं और वो नतीजा चाहे जो भी हो, कई राज्यों में आपने देखा होगा कि नतीजे मनमाफिक नहीं आए तब भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती है और अभी उनकी अगुवाई में एनडीए के पास बहुमत है। अगर आपको ये लगता है कि 239 सीटें बीजेपी के हिस्से में हैं तो आप 32-33 सीटों की कमी है, लेकिन एनडीए ने चुनाव लड़ा है, ये गठबंधन चुनाव से पहले का है और ये सबसे बड़ा गठबंधन है। तो सबसे बड़े गठबंधन के पास 290 सीटें हैं और बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें हैं। उस गठबंधन के नेता हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया है, इसलिए सरकार बनाने का जो वर्डिक्ट है, अगर आप सही तरीके से देखें तो नरेंद्र मोदी को मिला है ये 290 सीटों का। लाजमी है कि इस समय उनको देश के सामने आना है और देश को धन्यवाद करना है। ये ठीक है कि चुनाव है, लोकतंत्र है और आप लोकतंत्र में सिर्फ अपनी बात पब्लिक के सामने, जनता के सामने रखते हैं, अपनी सरकार की कामयाबियों को गिनाते हैं, आपने जो कुछ भी बेहतर किया है उसके बारे में बताते हैं। रणनीति आपकी अपनी होती है, आपका चुनाव प्रबंधन अपना होता है, लेकिन देश की जनता को फैसला करना होता है। फैसला आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन फैसला आपकी सरकार बनाने के हक में जरूर है। तो नरेंद्र मोदी किस लिहाज से कामयाबी है। अगर आप कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ नाकाम हो गए, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है उस तरीके से। 10 साल तक सरकार चलाने के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गठबंधन सत्ता में फिर से आता है, यह अपने आप में बड़ी कामयाबी है। देखने का ये अपना नजरिया है। अगर मनमोहन सिंह की सरकार 2 दफा
5-5 साल का टर्म पूरा कर सके। अल्पमत की सरकार थी वो, और वो कभी भी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई जहाँ बीजेपी आज की तारीख में है। नरसिम्हा राव की सरकार, अल्पमत की सरकार, उसने भी सहयोग लेकर के 5 साल पूरे किए। नरेंद्र मोदी के साथ जो गठबंधन है, उस गठबंधन ने जितना आंकड़ा छुआ है 290 का, ये बहुमत है, और नरेंद्र मोदी इसी के लिए देश का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जब पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे तो उसमें एक अलग तरह का जोश होगा, और वो अपने तेवर और मिजाज में ही दिखेंगे। मैं कुछ बात जोड़ दूं। जी मेरा ये कहना था कि देखिए, इस तरह की पराजय, चाहे आप जैसे सेना में होता है ना, चाहे आप उसे आरएसएस कह दीजिए, जो लोग इस तरह की रणनीति से चलते हैं वो पराजय होने के बाद भी कहते हैं आओ चलो लड्डू खाएंगे। मेरा ये कहना है, मैंने अपने जो हमारे संस्कार यदि आप कहें कि परिवारों में ऐसा देखा है, जो कहते हैं कि भाई फेल भी हो जाओगे, आओ मिठाई तो तब भी तुम्हारे लिए, तुमने मेहनत किया ना, ये वही टोन है। मैं इसलिए व्यक्तिगत अपनी बात कह रहा हूँ कि इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में होना चाहिए। वर्कर्स ने जिन्होंने काम किया नहीं किया वो समीक्षा करेंगे जो होना है, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद भी वो आगे जाकर के कब सरकार यदि उनका गठबंधन में कोई उनका साथ दे, अभी राणा जी बता रहे थे भाई नीतीश कुमार साथ न दे या दूसरा साथ न दे, तो इस्तीफा देने में जैसे अटल बिहारी में जाकर के इस्तीफा दे दिया था, तो उसके लिए मन से जो शक्ति होती है उससे मॉरल बूस्ट होता है। और अभी जैसा राणा जी ने कहा, भाई देखिए सारी दुनिया के मैसेज आ रहे हैं, साहब आप कैसे बनाएंगे, भाई बहुमत यदि आपके पास है राष्ट्रपति और संविधान के अनुसार, जिसका बहुमत 290 जिस दिन संसद में वो गिरा दे, ये मैं मान सकता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे यदि सबसे बात करके कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दे, संसद में एक बार सरकार तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी पार्टी से वो खुद मना करें बात अलग है, तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस ढंग से अभी आपने ट्वीट देखा, पूरे दिन भर विचार विमर्श के बाद शाम को अमित शाह जी की उनकी जो बैठक हुई है उनसे भी बताया गया होगा क्या करना है, उसके बाद उनका ट्वीट है। इससे लगता है कि एक बार वो शपथ लेंगे और संसद में, लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना, ये चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न दिया गया, प्रणब मुखर्जी जिनको भारत रत्न दिया गया, वो सब ऐसी स्थितियों के खुद पार्ट भी रहे हैं। इसलिए ये मत मानिए कि ये कोई पहली बार चमत्कार देश में हो रहा है। हार के बाद ही जीत होती है, जीत के बाद हार भी होती है। देखिए, हार के बाद जीत होती है, बात तो सही है। हम लोगों ने देखा है भारतीय जनता पार्टी को 2 से लेकर 302 तक की यात्रा करते हुए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पे ये है कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए शब्द का प्रयोग, अगर हम लोग उनके ट्विटर हैंडल को भी निकाल के देख लें तो प्रधानमंत्री जी ने कितने बार किया है। अगर इस बार हम लोग जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वहाँ पे भी बीजेपी की गारंटी शब्द का प्रयोग नहीं मिल रहा था, खोज रहे थे हम लोग घोषणा पत्र वाले दिन, बार बार शब्द का प्रयोग किया जा रहा था मोदी की गारंटी। तो एनडीए की बैठक भी हमने देखा कि एक बार हुआ जब टीम इंडिया की बैठक हो रही थी, उसी के बरक से एक बार जो है कि उसमें एनडीए की बैठक हुई। तो मैं इसे लोकतंत्र की जीत मानता हूं, जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को कोई पर्याप्त महत्व नहीं देती थी। आज अगर प्रधानमंत्री ये ट्वीट करके लिख रहे हैं तो ये जो जनादेश लोगों ने प्रदान किया है कि चूंकि खुद भारतीय जनता पार्टी से सरकार नहीं बननी, एनडीए नहीं, लेकिन राहुल, घोषणा पत्र तो आरजेडी का भी अलग था, घोषणा पत्र आरजेडी का भी अपना था और कांग्रेस का भी अपना था। अगर आप दोनों को देखें तो दोनों में बहुत अंतर है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठकें की, एनडीए के नेताओं के साथ वो लगातार मिलते रहे, एनडीए को एकजुट रखा है। आप मतलब ऐसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते। अगर प्रचंड बहुमत में होने के बाद भी 10 साल तक अपने सभी दलों को लेकर के वो चलते रहे, तो इसका मतलब तो है ना कि आप एनडीए के अपने साथी दलों को पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं, उनके साथ चलते रहे। वो चाहते तो अकेले सरकार चला सकते थे, 282 तब भी था, 303 तब भी था। तो अगर किसी को छोड़ना होता किसी को छोड़ सकते थे, लेकिन छोड़ा नहीं ना। मैं एक ही चीज कहूंगा, जब 2019 में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तब उस समय क्या शर्त रखा गया था कि आप जितना भी चाहे आप सीट लाए हों, हर सहयोगी को एक एक जो है कि मंत्रिमंडल में एक एक बर्थ दिया जाएगा। उस समय भी हम लोगों ने देखा था, 2019 में भी मतभेद होते हुए जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मतभेद होते हुए देखा था। अपना दल जो उस समय सहयोगी थी, उस समय फिर अनुप्रिया पटेल को उनका अपना दल साथ में रहा। देखिए वो तो साथ में जरूर रहा, लेकिन मंत्रिमंडल में देखिए उनको बाद में शामिल किया गया अनुप्रिया पटेल को सेकंड टर्म में। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और यहाँ पर आपको बीजेपी कार्यकर्ता दिखेंगे बड़ी संख्या में और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। आपसे कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और जैसा कि हर चुनाव के बाद होता है, चुनाव के नतीजों के बाद होता है, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत क्लियर मेजॉरिटी है, 290 सीटें हैं एनडीए के पास, 272 का आंकड़ा है, तो क्लियर मेजॉरिटी के साथ वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अरविंद जी, एक अभी आपने सुना होगा राहुल गांधी जी को भी
और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी। दोनों ने एक एक इशारा ज़रूर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम कल बताएंगे कि सरकार बनाएंगे या नहीं, उस स्थिति में है या नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपने जो हमारे घटक दल हैं उनसे बात करेंगे और जो आना चाह रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। मतलब कांग्रेस भी अभी है कोशिश में, मौका दिख रहा है। साथी होंगे। हाँ, इसमें असल में आंकड़ा ऐसी जगह आके अटका हुआ है कि 30-31 सीट जो तेलुगु देशम और जेडीयू को लेकर बनता है, वो अगर इधर से उधर हो जाए तो फिर सरकार बदल जाए। वो जब तक इधर हैं, अच्छा दोनों से बीजेपी के रिश्ते कोई बहुत ऐसे नहीं है। दोनों खासतौर से टीडीपी से तो बीजेपी के रिश्ते चुनाव के दौरान ही बने हैं और किस तरह से बने हैं वो भी डाउटफुल है। तो इसलिए इसमें ये पॉसिबिलिटी है। और अभी आज के तारीख में मैं अटल जी का अनुभव नहीं कहूँगा, लेकिन आज के तारीख में जो नरेंद्र मोदी के फंक्शनिंग है उसमें गठबंधन के या कोलिशन के जो पार्टनर्स हैं छोटे, वो सहज नहीं महसूस करेंगे। और नरेंद्र मोदी को भी अब तक जो काम करने की उनकी शैली है, वो सारी डाइवर्सिटी को समेट लें, सबको ये कर लें, सब कैबिनेट में फैसले कई दफे हम देखते हैं। लेकिन जैसे हाँ, क्या वो फिर फीजिबल रहेगा? निरुक्त जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो विपक्ष है, जो इंडी अलायंस है, उसमें ऑलरेडी इतने सारे दल हैं। अगर उसमें 2-4 दल और वहां पर जुड़ेंगे तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि स्वार्थ के लिए जुड़ेंगे, मतलब वो इंटैक्ट रह पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल। हाँ, ये बिल्कुल जो इंडिया का अलायंस दिख रहा है, इसमें करीब 28 पार्टियां हैं। मुझे तो संशय है कि 28 बनी रहेंगे नहीं कल तक, तो ऐसा नहीं हो रिवर्स हो जाए, क्योंकि सब माहिर हैं ये सब करने में। और सबसे ज़्यादा आप देखना ये है कि जो 9 तारीख को इन्होंने कहा है कि हम शपथ लेने वाले हैं, जैसा मोदी जी ने संकेत दिया था। और ये देखना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी स्वाभाविक रूप से इनको बुलाएंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी है और सिंगल लार्जेस्ट वो भी अलायंस भी है, प्री पोल है। और लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये फ्लोर टेस्ट तो होगा इसमें, तो फ्लोर टेस्ट की कितनी अवधि दी जाती है, क्योंकि अभी 5-7 दिन राजनीतिक अस्थिरता का दौर मुझे लगता है। और आगे जो है पूरी प्रबल संभावना है कि भाजपा अपना जो है सरकार तो बनाएगी ही बनाएगी। ठीक है, ऋतु चौधरी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। ऋतु जी, चल रहा है कुछ दिमाग में, अंदर पार्टी में क्या मंथन चल रहा है सरकार बनाने को लेकर? आपको लग रहा है कि ये स्थिति है सहज सरकार बनाने के लिए आप लोगों के लिए? देखिए, जो मैंडेट मिला है वो जनता ने दिया है संविधान बचाने के लिए। वो मैंडेट जो मिला है वो रोजगार के लिए मिला है, युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, जनता के मुद्दों पर जो है वो ये चुनाव लड़ा गया। और वो साफ तौर पर दिख रहा है और वो जनता का सीधा सीधा संदेश है कि अगर आप संविधान बदलने की बात करते हो तो आप हिम्मत मत करना, क्योंकि आज जनता ने उनको दिखा दिया है। और आप अगर बात करते हो देश को बांटने की, हिंदू मुसलमान करने की, तो आप सोचना भी मत, क्योंकि वो जनता ने जो ये भाजपा को जो करारा तमाचा मारा है, वो एक सीधा सीधा संदेश है कि इस प्रकार की कुत्सित विचारों को लेकर और इस देश में राजनीति करना है आपको तो करने नहीं दी जाएगी। और कांग्रेस का अगर आप देखें तो लगातार हमने जो है हमेशा जन कल्याण की बात की, हमारे भारत की जनता की जो है ऋतु जी, बात की। लेकिन 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूँ। एक सवाल है, ये जो वर्डिक्ट है अभी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के पास है, कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के, इंडिया के नेताओं को लगता है कि वर्डिक्ट तो उनके पास आ गया है, उनके हक में आ गया, सरकार बनाने के लिए देश ने उन्हीं को कहा है। अभी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन जो चुनाव लड़ा है उसके पास 290 सीटें हैं और बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा हैं। सरकार तो वही बनाएंगे, आप अगर बनाने के लिए जाती हैं तो आपके लिए फिर जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। देखिए, मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो आज इतनी सीटों पर सिमट गए हैं। आप इसको कहाँ से ये मानते हैं? मुझे तो ये लगता है कि नैतिकता के आधार पर मोदी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का वो दावा कर रहे थे वो 400 पार का दावा कर रहे थे। आप समझिए कितनी सीटों का फर्क है। नहीं तो 400 पार का नारा, ये गैप देखिए कितना उन्होंने दिया है। 400 पार का नारा नहीं हुआ, लेकिन बहुमत के पार तो हैं वो। तो अखंड भारत का भी देते थे। अखिलेश यादव तो बोलते थे कि हम 79 सीटें जीत रहे हैं 80 में से। पूरा जो है अभी तो पूरी सीटों का आकलन आया भी नहीं है। अभी
तो शाम ढली है, अब ये देख ही आ गया ये क्या होता है। ये तो देखने वाली बात है कि कौन सरकार बनाता है। ठीक है रितु जी, मेरे हिसाब से जो आज जो आप कह रहे हैं कि जो है मैंडेट जो है बीजेपी को मिला है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बुरी तरह से हार मिली है, क्योंकि 400 पार का नारा देने वाला अगर 200 आपके लिए वो हार 250 होगा, सीटों पर लेकिन सिमट सरकार जाए, तो वही उससे चलाएंगे, उससे क्योंकि ज्यादा शर्म की क्लियर बात मेजोरिटी एनडीए के पास है। आप उसको हार कह सकती हैं, लेकिन सरकार चलाने का लेकिन जनादेश सरकार- उन्हीं के पास है, इस बात से आप इनकार सरकार नहीं कर चलाना सकती। और मनमानी करना, ये जनता ने देखिए, अधिकार दिया ना, सरकार सरकार चलाना चलाने का और अधिकार मनमानी जनता ने करना, उन्हीं को दो दिया अलग बातें है। हैं। मैंडेट उन्हीं के ये फेवर लोग- में, आपके देखिए- फेवर में नहीं है मैंडेट, इसको स्वीकारना पड़ेगा देखिए, आपको। इन्होंने ठीक तो- है, आप लोग इन्होंने बढ़े पिछली जनता- बार से आगे, लेकिन ये मैंडेट से इन्होंने- दूर हैं अभी आप। देखिए, जनता को इन्होंने क्या कहा, नहीं इन्होंने आपको जनता को क्या मैं कहा कि ये संविधान बदल एक देंगे। डेटा क्या सुनाता ये हूं। बदल सकते हैं? बीजेपी को पिछली बार के चुनाव में 37% वोट मिले थे, इस बार भी 37% है, तो वोट उनका इंटैक्ट है। कांग्रेस को 19.5% मिले थे, वो 22% हो गया। 2.5% कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिला है। 2.5% से आप सीधे 100 के पास आ गई हैं। आपने डबल का जंप मारा है। ये लोकतंत्र में होता है और ऐसा ही चलता है। 2-2.5% से सरकारें बन जाती हैं और कोई पार्टी बहुत नीचे चली जाती है। लेकिन सवाल मेरा फिर वही है कि अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 10 साल सरकार चलने के बाद भी ये जनादेश है कि आप सरकार बनाइए, 290 बहुमत का आंकड़ा है, तो फिर आपकी दावेदारी कैसे बनती है? देखिए, जनादेश तो सीधा सीधा दोनों में से दोनों पार्टी, जैसे इन्होंने तो अमित शाह जी ने बोला था कि ये तो 40 पार भी नहीं कर पाएंगे, और आज वही अमित शाह जो है मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। तो ये जो जनता का जो मैंडेट है, जनता का जो आदेश है, वो आदेश जो है वो बीजेपी के हक में नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। जो लोग दावा करते हैं और इनको क्लियर जो है एक बम्पर जीते ये 2014 में, 2019 में, और उसके बाद 2024 में इनकी इतनी एक हालत बात आपको खराब भी है। माननी पड़ेगी फिर, और उसके बाद ऋतु जी, एक इनके बात जो आपको भी घटक माननी दल हैं, पड़ेगी कि मैंडेट आप कह रहे हैं कि बीजेपी के फेवर में नहीं है, तो मैंडेट आपके लिए ये है कि आप विपक्ष में बैठेंगे। तो परिस्थितियां वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं। फिर आप अगर आप मैंडेट की बात करें तो मैंडेट फिर आपके लिए भी यही है कि आपको विपक्ष में ही बैठना है। इस मैंडेट के बाद भी मैं बिलाल जी को भी इस डिबेट में शामिल करना चाहूँगा। बिलाल जी, कुछ दिख रहा है अभी, आपको लग रहा है कि कुछ जोड़ तोड़ करेगी कांग्रेस, और इस सिचुएशन में है कि जोड़ तोड़ करके सरकार तक पहुँच सकती है? बिल्कुल जोड़ तोड़ करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी पहले इंडिया अलायंस में थे, उनको भी लेने की बात हो रही है, और चंद्रबाबू नायडू से भी बात चल रही है। और देख लीजिए, जो घबराहट है ना, वो बीजेपी के अंदर साफ दिख रही है। अगर इनके 300 प्लस आते, 350 तक आते, तो कोई घबराहट नहीं होती, आराम से सरकार बनाते और बड़े तरीके से जश्न करते। लेकिन आज इनके चेहरे लटके हुए हैं। जो 400 पार, 450 तक बोल रहे थे, वो मैंडेट पब्लिक ने नहीं दिया। जो आम जनता है उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए क्या हाल हुआ है इनका। और जहां हरियाणा के अंदर 10 की 10 पहले सीटें थी, हरियाणा में भी ये, पंजाब में इनका बिल्कुल सूपड़ा था, महाराष्ट्र के अंदर ये हाल हो गया। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी पे विश्वास लोगों का कम हुआ है, इसी वजह से आज ये हाल हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा जो सरकार बनाएगा। ये तो अभी तो आंकड़ों में तो दिख रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है, एनडीए सरकार बना रहा है, लेकिन अभी ये कुछ कह नहीं सकते कि तोड़ फोड़ अगर होती है तो इंडिया अलायंस के पास भी मौका है। अगर बातचीत करके सरकार बना सकते हैं तो बना सकते हैं, उनके पास चांस है। इसमें कोई इफ एंड बट का मामला नहीं है। वो आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। राणा सर खाली मैं एक लाइन बोलूंगा। देखिए, अभी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार अब सक्रिय हो रहा है। बीजेपी नड्डा के घर पर बैठक आज शाम को हुई थी, उस बैठक में राजनाथ सिंह भी गए थे। उन्होंने ट्वीट किया जेपी नड्डा ने, उस चुनाव नतीजों पर जेपी नड्डा का ये ट्वीट है, और उन्होंने कहा है कि अपने इस ट्वीट में कि लगातार तीसरी बार जनादेश देने के लिए आभार, परिवारवाद, जातिवाद पर विकासवाद की जीत हुई है। ये जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। अभी कुछ देर पहले पीएम मोदी का ट्वीट आया था, और अब जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जनता का आभार व्यक्त किया है, शुक्रिया अदा किया है कि ये जो मैंडेट मिला है, इस मैंडेट के लिए जनता का धन्यवाद। उन्होंने फिर से परिवारवाद और जातिवाद का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर विकासवाद भारी पड़ा, विकासवाद की जीत हुई है। जेपी नड्डा भी अब से कुछ देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, क्योंकि वो भी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं, और फिर क्या संवाद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कहिए फिर आगे। मैं बस केवल यही चीज़ कहना चाह रहा था कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो घटक दल में शामिल हैं नीतीश जी, एक तो वो देखिए अपने बदल लेने के लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपनी निष्ठा बदलने में काफ़ी आगे रहे हैं वो। दूसरी चीज़ कि जब उन्होंने वो एक तरह से पलटे थे बिहार में, उसके पहले वहाँ पे जेपी नड्डा जी ने एक बयान दिया था
कि हम क्षेत्रीय दलों को अब खत्म होने का समय आ चुका है। और उसके बाद जदयू ने अचानक से जो है कि वो छोड़ते हुए, बीजेपी को छोड़ते हुए वो आरजेडी के खेमे में आई थी। तो ये चीज़, ये जो खलबली की स्थिति है वो कई सारे क्षेत्रीय दलों के भीतर है। तो इस समय अब वो क्षेत्रीय दल कितना सुरक्षित रहेंगे, एनडीए के घटक दल, ये एक सबसे बड़ी चुनौती की स्थिति मुझे दिख रही है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को किस तरह से समेट के रख सकेगी। क्योंकि अब आप तक अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश जो है बदलने के लिए माहिर हैं। हाँ, बदलने फिर के लिए। फिर आप कह रहे हैं कि उन्हीं के पास जाके सरकार बनाएंगे फिर बदल जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उस समय वो क्यों बदले थे नीतीश जी, वहां पे जेपी नड्डा जी का पटना में बयान था। नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसके एक दूसरे हुनर की परख होगी कि वो अपने साथ जो नेता हैं, जो दल हैं, उनको कैसे जोड़ करके रख सकते हैं। अभी तक उनके पास अपना बहुमत था, प्रचंड था, तो साथ में जो दल चल रहे थे उनकी बहुत नहीं सुनते होंगे, ये हो सकता है। लेकिन अब जिन दलों के साथ आप चलेंगे, जिन नेताओं के साथ आप चलेंगे, सरकार चलेगी, उनको बहुत स्पेस देना होगा, उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो एक लीडरशिप में आप अलग तरह का बदलाव लाएंगे। और अरविंद जी, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह के नेता हैं उसमें यह भी एक क्वालिटी वो पैदा कर पाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जितना सख्त लगते हैं, जितने मजबूत लगते रहे हैं अभी तक, कोर्स करेक्शन में भी उतने ही कुछ शायद ब्रेकिंग है। अरविंद जी, एक माफ कीजिएगा, 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ, सायरन बजा है, कुछ ब्रेकिंग आ रही है। और इस वक्त क्या ब्रेकिंग है? कल सुबह मोदी कैबिनेट की बैठक हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कल सुबह ही अभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कल सुबह प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। आलोक जी, मुझे लगता है कि चूंकि सबसे बड़ा गठबंधन है और आप चुनाव के बाद आपको बहुमत मिला है, तो राष्ट्रपति से मिल करके फिर वो दावा पेश करना और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया का आगे बढ़ना, ये जरूरी है कि आप उससे पहले कैबिनेट की बैठक करें। देखिए राणा जी, नहीं उसके साथ में, चूंकि उसके बाद धन्यवाद दे करके पहले इस्तीफा देना, क्योंकि एक पहले होता है सरकार के बाद, और फिर अपना दावा पेश करना, वो साथ साथ ही होता है। जैसे आप बिहार में हुआ, दूसरे राज्यों में होता है। तो जो औपचारिकता है उसी तरफ जो ट्वीट्स आ रहे हैं, और जैसा आपने कहा था कि संवैधानिक रूप से जो पहली बड़ी पार्टी है उनको, और उनका तो पहले से गठबंधन है। मैं तो कल आपने शायद आपके साथ भी चर्चा हुई थी, मैंने कहा था बैकअप प्लान, ये नीतीश से जो बात हुई थी पहले से कुछ अंदाज तो रहता है क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं। मोदी जैसे नेता जो 10 साल पहले योजना बनाते हैं कि क्या कश्मीर में करना है, वो क्या ये नहीं समझ पा रहे थे कि कुछ न कुछ कमियां हमारे हैं उनके पास। मैं नहीं कह रहा हूँ इतनी हार की उम्मीद यूपी में होगी जी, लेकिन इस दृष्टि से किसको साथ रख सकते हैं, नायडू से क्यों उस समय कोई उम्मीद कर सकता था कि नायडू के साथ समझौता कर लेंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बैकअप प्लान उनका रहा था। अब ये बात ठीक है जो अभी कह रहे हैं नीतीश कब 2 महीने बाद बदल जाएं, 6 महीने बाद बदल जाएं, 15 दिन बाद बदल जाएं, मैं उसकी गारंटी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन नीतीश को भी मैंने शुरू से जब से उनको देखा है, इस बार वो एक अंतिम पारी खेल रहे, अंतिम पारी इसको कहता हूँ। केंद्र में मिले एनडीए के संयोजक हों क्या हों, ये आगे भूमिका तय होगी। लेकिन इस बार उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में नीतीश ने कहा है, पहले व्यक्तिगत बातचीत अलग बात है, उस दृष्टि से। और चंद्रबाबू नायडू, 2 ऐसे घटक हैं अभी जो साथ में रहेंगे। इसलिए सरकार बनाने का और सरकार बना के लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का एक अवसर तो उनको मिलेगा। उसके बाद यदि राहुल गांधी जैसे चरण सिंह को बना करके 15 दिन में हटा दिया था, वैसा कोई खेल कर सकते होंगे तो आप और हम नहीं जानते। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय एक एक लोगों को टिकट देते समय मोदी ने उनकी सभाओं में जाकर के जो घटक थे, पासवान, चिराग पासवान या पासवान को अपने साथ रखा था। अभी